Hello everyone, myself हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारत के संविधान में संशोधन, जिसके अंदर हमने जो एक वीडियो पहले बनाया था इस टॉपिक पे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संसद अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग का परिवर्तन कर सकती है, उसमें कोई नया उपबंध जोड़ सकती है या किसी उपबंध को निरस्त कर सकती है। संविधान में संशोधन किस प्रकार से हो सकता है, किसको पावर है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के समर्थन के द्वारा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि क्या आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संसद अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या संविधान का जो पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, क्या उसमें भी अमेंडमेंट कर सकती है? कर सकती है तो किस सीमा तक कर सकती है? ये जो क्वेश्चन है अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये आपके 20 मार्क्स का 20 नंबर का एलएलबी के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको सारे केसेस क्या प्रोविज़न दिए गए हैं उनको अच्छे से पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। इसके अलावा आरजेएस जीएलओ के अंदर तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत से पुटअप अपने आप में होते ही हैं। तो आज हम देखते हैं कि क्या मूल अधिकारों में भी अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। आर्टिकल 368 के साथ में हमें आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 का भी ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 यह कहता है कि संसद या राज्य का विधानमंडल ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता हो। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट छीने जाते हो या कम होते हो। मूल अधिकारों में संशोधन से रिलेटेड जो सबसे पहले केस आया वो केस था शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में संविधान के प्रथम जो अमेंडमेंट हुआ उसी को चुनौती दी गई और कहा गया कि जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो संविधान में संशोधन किया जाता है और उसके द्वारा कोई विधि बनाई जाती है वो आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द है उसी में शामिल है। और चूंकि आर्टिकल 13 ये कहता है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिसे फंडामेंटल राइट छीने जाते हो या कम होते हो, तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग भी संसद ऐसा नहीं कर सकती। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 13 में प्रयुक्त जो विधि है उसमें शामिल नहीं है और इसलिए संसद आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट कर सकती है। सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट का जो केस आया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने
शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ में जो बात कही उसी बात को वापस रिपीट किया और कहा कि आर्टिकल जो 368 में अमेंडमेंट किया जाता है वो आर्टिकल 13 में जो विधि है उसमें शामिल नहीं है और इसलिए संसद आर्टिकल 368 की शक्ति का प्रयोग करते हुए फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है। परंतु गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस जब न्यायालय में आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के डिसीजन थे उसको उलट दिया और बहुमत ने ये डिसीजन दिया कि जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट किया जाता है वो आर्टिकल 13 में जो विधि है उसमें शामिल है, इसलिए संसद ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके जिससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता हो, फंडामेंटल राइट छीने जाते हो। तो ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस आया इसको दूर करने के लिए संविधान में 24वां संविधान संशोधन किया गया और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि संसद आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग यदि कोई अमेंडमेंट करके कोई विधि बनाती है तो वो विधि आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द है, आर्टिकल 13 में जो विधि है उसमें शामिल नहीं है और फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये 24वां जो संविधान संशोधन हुआ, इस संशोधन को केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के वाद में वापस चुनौती दी गई। AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य के मामले में कहा गया कि संसद आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसमें तो अमेंडमेंट कर सकती है, परंतु इस प्रकार से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जिससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, वही नष्ट हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजन आए, उसके अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर किसको माना जाए। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें। उससे पहले ये जो केशवानंद भारती का केस आया उसको 42 अमेंडमेंट के द्वारा वापस चेंज कर दिया गया और 42 अमेंडमेंट के द्वारा ये कहा गया कि संसद को अनलिमिटेड पावर है, असीमित शक्ति है और वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को किसी भी सीमा तक संशोधित कर सकती है। 42 अमेंडमेंट को वापस मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वापस 42 अमेंडमेंट को गलत ठहराते हुए डिसीजन दिया कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान में अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, परंतु उससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। 8% जो पोजीशन है वो यही है कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है, परंतु संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से डिसीजन आए, उसके द्वारा ये बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हम माने, किस किस को बेसिक स्ट्रक्चर माना जाए। जैसे संविधान की सर्वोपरिता, संविधान का सबसे ऊंचा होना, संविधान का गणतंत्रात्मक व लोकतंत्रात्मक स्वरूप, भारत के संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, भारत के संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो शक्तियों का पार्टीशन किया गया है, विभाजन किया गया है, संविधान का जो संघात्मक स्वरूप है, हमारे देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन और संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, इन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अपने डिसीजन के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन यही निकलता है कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग
संसद अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों में भी अमेंडमेंट तो कर सकती है, परंतु अमेंडमेंट इसी प्रकार से किया जा सकता है जिससे कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि आधारभूत ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नष्ट होता है, तो इस प्रकार से जो अमेंडमेंट किया जाता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया जा सकता है। थैंक्स।